अच्छा सलाम। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच झल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं, एक सुधा से जाने क्या खैर खाए बैठा है कि सुधा के काम कभी नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है और घर में किससे वह कहे काम के लिए। खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज होकर बैठ जाती है। और काम नौकरों से भी करवा ले। अब मास्टर तो नौकर नहीं ढूंढवा सकता, ऊन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता, और चंदन का यह हाल है। इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। और काम सॉरी चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी और सुधा का चेहरा देखते ही वह समझ गया, काहे मुंह बना रखा है। 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे, अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। बिसरिया को जानती हो, वही आएंगे। उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो आराम कुर्सी पर बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे थे। अतः उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में जाकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक खोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लाकर आंगन में पीने लगा, तब सुधा समझ गई आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे वह चंदर से कितना ही ढीठ क्यों न हो, पर चंदर गुस्सा रहता था तब सुधा की रूह कांप उठती थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान हो उठती थी कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेज पोश बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी में से कुछ निकालने। लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाह गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंख में आंसू छलक आए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वह पड़ी रही। पता नहीं क्यों वह फूट फूट कर रो पड़ी। खूब रोई और मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब वह हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सर टेके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट को सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंदर। क्या बड़े भर्राए गले से चंदर बोला, इधर देखो। सुधा ने बहुत दुलार से कहा, क्या है? चंदर ने उधर देखते हुए कहा, अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गए तुम? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया है। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर 2 बड़े बड़े मोती छलक
ढलक आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत किया करो? मगर तो फिर गुस्सा मन ही मन में छिपाने लगे हो। मगर तुम तो गुस्सा मन ही मन छिपाने लगे हो। इसी पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं थी और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा था। क्या बात है? अगर बात बता सको तो बताओ, वरना हम कौन हैं तुमसे पूछने वाले? सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा। तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। हमने कभी तुमसे कोई बात छिपाई है? जाओ, अच्छी लड़की की तरह मुंह धो आओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आकर बैठ गई। अब बताओ, क्या बात थी? कोई एक बात हो तो बताए। पता नहीं, तुम्हारे घर से गए तो एक न एक ऐसी बातें होती गई कि मन बड़ा उदास हो गया। आखिर फिर भी कोई बात हुई होगी। बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर गया खाना खाने। वहाँ देखा चाचा जी आए हुए हैं। उनके साथ एक कोई साहब और है। खैर, बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तब मालूम हुआ कि चाचा जी मेरा ब्याह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब मेरे होने वाले ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले, हम आज से तुम्हारे लिए मर गए हैं और तुम हमारे लिए मर गए। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में। लेकिन वो तो सौतेली है। तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में। लेकिन वो तो सौतेली है और वे तो चाहती ही नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी ज़रूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते हैं। आज वह भी नाराज होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी मुझे। मैंने देखा है कि जिनकी शादियाँ हुई कोई भी खुश नहीं, सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों? एक तवालत पाली जाए। जाने कैसी लड़की हो, क्या हो, तो उसमें क्या? पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख ले। हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो। और चंदर, न रहने दो। हमें अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती हो। नहीं जी, तुम तो समझती नहीं हो। ज़िंदगी निभानी है, कोई गाय भैंस की खरीदना नहीं। नहीं जी, तुम तो समझती नहीं। ज़िंदगी निभानी है, कोई गाय भैंस खरीदना है। चंदर ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे को समझे बुझे प्यार करे तब ब्याह के भी कोई मायने है। तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा, तुमने किसी को प्यार किया? चंदर, क्यों? बताएं। क्यों? बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे। अभी सुधा बोली। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे अभी। सुधा बोली। क्यों? ये क्यों सोच रही थी? इसलिए कि तुमने किया होता तो तुम हमसे थोड़े ही छिपाते, हमें ज़रूर बताते, और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया।
लेकिन तुमने यह पूछा क्यों सुधा? यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी गेसु आई थी। वह बोली, सुधा तुमने कभी किसी से प्यार किया है? असल में अख्तर को प्यार करती है। वह गेसु से उसका विवाह होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली, तू अपने से छिपाती है। तो हम मन ही मन में सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी किसी से प्यार तो नहीं किया, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छिपाता। अगर कोई बात छिपाई भी होती हमने तो तुम्हें तो ज़रूर बता देती। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हो। अभी उसी दिन देखो, हम पापा को दवाई का नाम भूल गए। तुम्हें याद रहा? शायद हम भूल गए हों और तुम्हें मालूम हो हमने कभी किसी से प्यार किया है ना? नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया, चंद्र बोला। तब तो हमने प्यार व्यार नहीं किया। गेसु यूं ही गप उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस चाचा जी के नाराज़ होने पर तुम इतने दुखी हो गए हो? जाने दो नाराज़, हो जाने दो नाराज़। पापा तो है अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते? तुमसे ज़्यादा मुझसे करते हैं, लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद गए बिसरिया के यहाँ। बिसरिया ने कुछ अच्छी कविताएं सुनाई और फिर मन भारी हो गया। चंद्र ने कहा, लो, तब तो चंद्र तुम प्यार करते होंगे। ज़रूर से, सुधा ने हाथ पटक कर कहा। क्यों? गेसु कह रही थी। शायरी पर जो उदास हो जाता है वह ज़रूर मोहब्बत करता है, सुधा ने कहा। अरे यह पार्टिकों में कौन है? चंद्र ने देखा। लो, बिसरिया आ गया। चंद्र उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूँ। बिसरिया को बाहर बिठाकर चंद्र भीतर आया अपना चाट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, सुनो। चंद्र रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं चाहते? मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना? और कविता वविता पर मुंह बनाकर बैठे हो तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंद्र ने कहा। अच्छा नहीं, बताओ। तुम्हें मेरी कसम, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंद्र ने हल्की सी चपट मारकर कहा और बस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चार्ट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी सो रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंद्र ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तहान देगी। बिसरिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ दिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत सकुचा सी गई। चंद्र उठा और बिसरिया को लाकर उसने अंदर बिठा
दिया। बिसरिया के सामने सुधा और उसकी बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ न तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया कभी यह पुस्तक उलटता कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं? जी, बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना छलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में निगाहें गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंदन की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो ना, तुम खुद ये राजा गर्ल्स कॉलेज में हैं? शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती है, चंदन ने कहा। अच्छा, अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदन उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदन दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा,